गुड मॉर्निंग बच्चों। हाइटरबेस 2.0 में पुनः आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत को कुछ डायग्राम से समझेंगे जिसमें सार्कोमियर की लंबाई कम ज्यादा कैसे होती है। तो जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्टिन और मायोसिन की संरचनाओं को, वह एक्टिन कैसे मायोसिन से जुड़ता है और मायोसिन कैसे एक्टिन को एम लाइन की तरफ धकेलता है, ये हमने समझा था। आज हम वो डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड होता है, कैसे आई बैंड, ए बैंड और एच जोन की लंबाइयों में परिवर्तन आता है, सार्कोमेयर की लंबाई में परिवर्तन आता है, ए बैंड की लंबाई कैसे वैसी की वैसी बनी रहती है, सब आज समझने वाले हैं। तो चलिए हम स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत की उस डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर टोटल हमारे पास 3 डायग्राम है। एक जिसमें पेशी संकुचित नहीं हो रही, दूसरा डायग्राम जिसमें पेशी का क्या हो रहा है, संकुचन, और तीसरा डायग्राम जिसमें पेशी अत्यधिक संकुचित हो रही है। तो तीनों डायग्राम यहाँ पर समझते हैं। सिंपल से डायग्राम बना रहे हैं हम। देखो ये हमारा है एम लाइन, ये हमारी है, पहले हम मायोसिन तंतु बना लें। मायोसिन तंतु, फिर ये मायोसिन तंतु, ये मायोसिन, बस तीन तीन तंतु दिखाएंगे मायोसिन। ठीक है, ये एम लाइन जिस पर क्या लगे हुए, 3 मायोसिन तंतु। अब इधर ये हेडलाइन, ये हम बना रहे हैं यहाँ पर लाइन। इधर भी हमने बनाई जेड लाइन, दोनों तरफ जेड लाइन बनी। तो इस जेड लाइन से ये निकला हमारा एक्टिन तंतु, ये एक्टिन तंतु, ये एक्टिन तंतु, ये निकला एक्टिन तंतु। इधर आगे बढ़ा एक्टिन को, ऐसे ही इधर हमने लिया ये एक्टिन तंतु, ये एक्टिन तंतु, ये एक्टिन तंतु, ये एक्टिन। यहाँ पर ये दोनों जो लाइन है इनको हमने कहा है लाइन। ये भी क्या है, जेड लाइन। दोनों तरफ हमारे पास क्या है, जेड लाइन, जेड लाइन है यहाँ। ठीक है, इनके बीच की ये जो दूरी है इसको कहा जाता है एच जोन। ये वाली दूरी जो है इसे नाम क्या दिया है, एच जोन। ये वाली दूरी क्या है, एच जोन। ये नीचे वाली जो लाइन आ रही है इसी को हमने नाम दिया है एम लाइन। और हम जानते हैं ये पूरी लंबाई जो है इसको हमने नाम दिया है ए बैंड। ये है ए बैंड, ये है यहां से लगाकर इधर थोड़ा हम मायोसिन तंतु बना लें, यहाँ फिर मायोसिन तंतु, यहाँ फिर मायोसिन तंतु, यहाँ फिर मायोसिन तंतु, ये मायोसिन तंतु बना लिया हमने। यहाँ इधर भी मायोसिन तंतु बना दिया, मायोसिन तंतु, मायोसिन। ठीक है, अब यहाँ हो क्या रहा है वही समझना हमको। ए बैंड बना लिया, अब हम बना लेते हैं आई बैंड। ये हमारा वो डायग्राम है जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे।
और अभी समझना जरूरी रहेगा, इसी डायग्राम से पेशी संकुचन आगे होगा। और इधर वाला भी ये क्या है, आई बेंड। आई बेंड और बीच में क्या रह गया है, ए बेंड। ये पूरी संरचना है हमारी। अब हम बात करते हैं पेशी संकुचन की। ये शिथिलन की अवस्था है। इस अवस्था को क्या बोला हमने, शिथिलन। ये पेशी का क्या हो रहा है, शिथिलन। ये शिथिलन की अवस्था है। और शिथिलन की अवस्था में ये जो एक्टिन जुड़े हुए हैं, ये एक्टिन के बीच की दूरी को हमने क्या नाम दिया है, एच जोन। तो मायोसिन तंतु के बीच की दूरी को क्या नाम दिया है, ए बैंड। और पूरी मायोसिन की लंबाई को, सॉरी, आई बैंड, और पूरी मायोसिन की लंबाई को क्या कह दिया है, ए बैंड। अब हो रहा है पेशी संकुचन। अगली स्टेप हम बनाएंगे पेशी संकुचन में, वहां क्या होगा। यहां एक बात आपको याद रखना है कि इस मायोसिन तंतु पर ये सिर ऐसे लगे हुए हैं, ये निश्चित अंतराल पर क्या लगे हुए हैं, राजभुजा, इस दिशा में, इस दिशा में। और यहां पर इनकी दिशा होगी उल्टी, इस दिशा में, इस तरह से। ध्यान रखना, दिशाओं में दोनों में क्या आ रहा है, अंतर। दोनों तंतु एक दिशा में नहीं, क्योंकि इधर वाले तंतु एक्टिन को इधर धकेलेंगे और इधर वाले तंतु एक्टिन को इधर धकेलेंगे। दोनों एक्टिन को धकेल कर टोटली लाने वाले कहाँ है, हेम लाइन पर। यही बात आपको विशेष तौर पर समझना है। तो वो जो हमने कल डायग्राम देखा था, उसी डायग्राम से इसको मैं टेली करके बताऊंगा यहाँ कि कैसे पेशी का संकुचन होता है, क्योंकि यही सबसे कठिन इस चैप्टर का पोर्शन है। बस बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं। चलो, अब अगला हम पेशी का संकुचन करके देखते हैं क्या होता है। वो डायग्राम में नीचे बना रहा हूं, तो फिर उसको समझेंगे कैसे पेशी का संकुचन हुआ, किसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ, किसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं। चलो देख लेते हैं अगला डायग्राम। ये रही हमारी एम लाइन, एम लाइन वहीं आने वाली। ये रहा हमारा मायोसिन तंतु वहीं का वहीं। पहला मायोसिन, ये दूसरा मायोसिन, ये तीसरा मायोसिन। तीन मायोसिन तंतु अपन ने बना दिए जो ऊपर बनाए। ये मायोसिन तंतु है। अब यहां से जेड लाइन का क्या हुआ है, जब पेशी का संकुचन हुआ तो दोनों जेड लाइन पास पास आ गई है। तो इन दोनों जेड लाइन को थोड़ा मैं पास पास बना रहा हूं यहाँ। देखो यहाँ जेड लाइन यहाँ थी, अब मैं उस जेड लाइन को यहाँ बना रहा हूँ। ये जेड लाइन इधर की है, ये जेड लाइन यहाँ थी, मैं उस जेड लाइन को यहाँ बना रहा हूँ। अब इधर इसको देखते हैं, ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर। इधर ले आते हैं, ये आ गया यहाँ पर। ये रहा। अब इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें, पूरे डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये रही हमारी जेड लाइन,
हेड लाइन, ये है एम लाइन, ये फिर पुनः जेड लाइन। अब इसमें देखो क्या हुआ है, किसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब वो देखते हैं किसकी लंबाई जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। देखो ये है ए बैंड और ये रहा आई बैंड। ये यहाँ मायोसिन, ये रहा इधर मायोसिन, और ये हमारा रहा ए बैंड, आई बैंड। आई बैंड, ये है ए बैंड, फिर ये पुनः आई बैंड। अब इस डायग्राम में देखो यहाँ दोनों जेड लाइनें कहां आ गई है, पास पास। पेशी का क्या हुआ है, संकुचन, इसे कहते हैं पेशी संकुचन। क्या हुआ यहाँ पर, पेशी संकुचन। वहां पेशी शिथिल थी, यहाँ पेशी का क्या हुआ है, संकुचन। पेशी संकुचन में क्या हुआ है, यहां से यहां तक में ये देखो एक्टिन जो तंतु है वो मायोसिन पर जाकर क्या हुआ है, फिसला है और आगे बढ़ गया है। बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहाँ देखो ये दोनों जगहों पर ये एक्टिन तंतु यहाँ इतना था और ये एक्टिन तंतु यहाँ इतना आ गया। मतलब मायोसिन ने, हेड ने, वो जो हमने मायोसिन का हेड देखा था ऐसा, और यहाँ जुड़ा हुआ ऊपर हमारा क्या था, एक्टिन। इस एक्टिन को कहां धकेला है, अंदर की तरफ, मतलब किसकी तरफ, हेमलाइन की तरफ। इसको ऐसा धकेला है, एक्टिन को धकेला है किसकी तरफ, हेमलाइन की तरफ। किसको धकेला है, एक्टिन को। और जब ये एक्टिन तंतु एम लाइन की तरफ आएगा तो पूरी जेड लाइन कहां खिसक जाएगी, एम लाइन की तरफ। इधर उल्टे लगे हुए इसलिए इसको इधर अंदर धकेल रहा है, मतलब किसकी तरफ धकेल रहा है, एक्टिन को एम लाइन की तरफ। दोनों तरफ से मायोसिन तंतु जो है उनके हेड या क्रॉस भुजा उस एक्टिन को कहां धकेल रहे हैं, एम लाइन की तरफ। और ये इलास्टिक है, हेड लाइन क्या है, इलास्टिक, और ये एक्टिन तंतु इस इलास्टिक लाइन से ही जुड़ा हुआ है। इससे ये एक्टिन तंतु कहां जाएगा, एम लाइन की तरफ। एक्टिन तंतु एम लाइन की तरफ जाएगा तो पूरी की पूरी जेड लाइन कहां जाएगी, एम लाइन की तरफ। इससे इन दोनों के बीच की दूरी को हमने कहा था सार्कोमियर। क्या नाम दिया था, सार्कोमियर। तो किस किस की लंबाई में कमी छोटी हो रही है, तो अगर यहां से देखें तो ए बैंड लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं, ए बैंड की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो यहां से ए बैंड की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहां भी ए बैंड और यहाँ ए बैंड, देखो दोनों ए बैंड कैसे रहेंगे, एक जैसे, क्योंकि मायोसिन की लंबाई में कोई परिवर्तन होने वाला। इसलिए एक ही बात ध्यान रखना, ए बैंड की लंबाई में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। पेशी कितनी ही संकुचित हो जाए, ए बैंड की लंबाई में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। उसका कारण है कि मायोसिन की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं, मायोसिन जैसा था वैसे ही रहने वाला। दूसरा आप देखें हम, आई बैंड, एच जोन व सार्कोमियर। लंबाई घटती है, तीन की लंबाई घटेगी,
किसकी लंबाई घटेगी, आई बैंड। देखो आई बैंड यहाँ छोटा हो गया, यहाँ आई बैंड बड़ा था। दूसरा यहाँ देखो एच जोन, यहाँ की एच जोन इतनी थी, यहाँ एच जोन सिमट गई है। ये देखो यहाँ की एच जोन, ये रही एच जोन, यहाँ ये है एच जोन। और यहाँ देखो ये एच जोन की लंबाई इस एच जोन की लंबाई से क्या हो गई है, छोटी, क्योंकि एक्टिन तंतु पास पास आ गए। पहले एक्टिन तंतु दूर थे, यहाँ पास आ गए। एच जोन की लंबाई में आई बैंड परिवर्तन, एच जोन परिवर्तन, दोनों की लंबाई छोटी हो गई। ये यहां से लगाकर यहां तक की दूरी को हमने क्या कहा था, सार्कोमियर। देखो यहाँ सार्कोमियर इतना है और यहाँ सार्कोमियर इतना, सार्कोमियर की लंबाई में भी क्या हो गया है, परिवर्तन। तो सार्कोमियर की लंबाई छोटी, आई बैंड की लंबाई छोटी, और एच जोन की लंबाई भी क्या हो जाएगी, छोटी। इस डायग्राम से स्पष्ट दिख रहा, एच जोन घटेगा, सार्कोमियर की लंबाई घटेगी और आई बैंड की लंबाई घटेगी जब पेशी का क्या होगा, समझ में आ गई बात यहां तक। और जब ये पेशी का संकुचन हो रहा है तब यहाँ पर एटीपी लगातार इसके हेड पर क्या हो रहा है, जुड़ता जा रहा है। जब एटीपी हेड से जुड़ना बंद कर देगा, जुड़ना बंद कर देगा एटीपी, जैसे एटीपी हेड से जुड़ना बंद करेगा, फिर इस कैल्शियम आयन का जो कोशिका द्रव्य में सार्कोप्लाज्म में घूम रहे थे, वो कैल्शियम आयन किस में चले जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ट्रोपोनिन जो मास्किंग इफेक्ट कर रहा था वो फिर से ढक लेगा और एक्टिन मायोसिन से जुड़ना क्या हो जाएगा, और पेशी क्या हो जाएगी, पुनः शिथिल हो जाएगी। संकुचन हुआ और पुनः क्या हो जाएगी, शिथिल। अगर पेशी का अत्यधिक संकुचन हो रहा है, जैसे एनसीईआरटी का तीसरा डायग्राम, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा, तो पेशी जब अत्यधिक संकुचित होगी तो ये एक्टिन के तंतु एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, एक्टिन के तंतु एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, ओवरलैप, और ये जेड लाइन बिल्कुल इस मायोसिन तंतु के पास आ जाएगी। अभी दूर दिख रही है यहाँ पर जेड लाइन, बिल्कुल पास आ जाएगी। मतलब उस परिस्थितियों में एच जोन क्या हो जाएगा, विलुप्त। ये फेमस प्रश्न है, यहां से ध्यान रखना। जब पेशी का अत्यधिक संकुचन होगा तो कौन कौन खत्म हो जाएगा, एच जोन नहीं बचेगा बिल्कुल भी। ये दोनों मायोसिन तंतु एक दूसरे से बिल्कुल पास में आ जाएंगे, मतलब ए बैंड समाप्त हो जाएगा। तो ए बैंड समाप्त हो जाएगा, एच जोन समाप्त हो जाएगा जब पेशी का अत्यधिक संकुचन होगा। पर किसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ए बैंड में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। सार्कोमियर सबसे छोटा हो जाएगा उस परिस्थिति में, जब पेशी का अत्यधिक संकुचन होगा, सार्कोमियर की लंबाई सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, ये अत्यधिक पेशी संकुचन में होने वाली घटना है जो यहाँ से समझिए हम। ठीक है, ये पूरा पेशी का क्या था, संकुचन। अब इसको एनसीईआरटी से भी टेली करेंगे अभी हम फिर से एक बार, लेकिन अभी हम दो प्रकार की पेशी होती है, लाल पेशी और सफेद पेशी। तो लाल पेशी तंतु और सफेद पेशी तंतु को समझ लेते हैं, फिर इसको चलेंगे हम एनसीईआरटी से डायग्राम से देख, फिर बताऊंगा वहां। तो अगला टॉपिक हमारा पेशी के प्रकार। पहली है हमारे लाल पेशी तंतु, इसी का हमने कंपैरिजन किया है सफेद पेशी तंतु। अगर पेशी का लगातार बार बार संकुचन और शिथिलन होगा तो संकुचन होने से ग्लाइकोजन का अपूर्ण विघटन होगा, तो इससे लैक्टिक अम्ल का क्या हो जाता है, तो लैक्टिक अम्ल का अगर पेशी में जमाव होता है तो पेशी थक जाती है, फटीग हो जाती है और हम थक जाते हैं, फिर काम नहीं कर सकते। तो जो हम थक जाते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, वो उसका मुख्य कारण है कि ग्लाइकोजन का अपूर्ण विघटन हो जाना, किसमें, लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है।
तो यहां से अब हम पेशी के दोनों प्रकारों को समझते हैं अंतर के साथ। लाल पेशी तंतु में क्या मिलेगा? लाल रंग का मायोग्लोबिन। क्या मिलेगा? लाल रंग का मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक, इसमें लाल पेशी तंतु में, इसीलिए इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। सफेद में मायोग्लोबिन की मात्रा क्या है? कम, इसलिए इसका रंग कैसा हो जाता है? सफेद। तो लाल पेशी का तंतु का रंग कैसा होगा? मायोग्लोबिन के कारण इसका रंग हो जाता है लाल। सफेद पेशी तंतु का रंग मायोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण रंग कैसा रहता है? रंग हो जाता है सफेद। मायोग्लोबिन ज्यादा होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी? अधिक, और इसी कारण यह पेशी क्या करेगी? वायवीय श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी? अधिक, किसमें? मायोग्लोबिन में। तो मायोग्लोबिन में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक, और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें मदद करते हैं? श्वसन में। वायवीय श्वसन करेंगी ये पेशियां। सफेद पेशी की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम से होगा अवायवीय श्वसन। लाल रंग का मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है लाल पेशी में, सफेद पेशी में मायोग्लोबिन की मात्रा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा है लाल पेशी तंतु में, सफेद पेशी तंतु में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है कम। लाल पेशी तंतु में वायवीय श्वसन, सफेद पेशी तंतु में अवायवीय श्वसन। ये सामान्य से क्या है अंतर? तो दो प्रकार की पेशी हो गई हमारे पास, लाल पेशी तंतु और सफेद पेशी तंतु। चलो ये पेशी वाला काम अब कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो कंकाल तंत्र होगा। तो कंकाल तंत्र पे चलने से पहले हम समझ रहे हैं इसको एनसीईआरटी से फिर एक बार देख लें, क्या क्या हमने जो पढ़ा है उसे एनसीईआरटी से टेली करेंगे। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था कि जो पेशी है, ऊपर के चरणों से स्पष्ट है कि पेशी के छोटा होते समय अर्थात संकुचन के समय, जब पेशी का क्या होता है? संकुचन के समय आई बैंड की लंबाई कम हो जाती है, घट जाती, अभी पढ़ा हमने। जबकि ए बैंड की लंबाई जो की त्यों रहती है, ए बैंड की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता। आई बैंड की लंबाई क्या हो जाती है? और एच जोन और सार्कोमियर की लंबाई भी क्या हो जाती है? ठीक है। एडीपी और पी2 मुक्त कर मायोसिन विश्राम अवस्था में वापस चला जाता। तो मायोसिन के हेड में एटीपी लगा था, और वो एटीपी को एडीपी और फास्फेट में जोड़कर क्या मुक्त कर ली थी? ऊर्जा। और उस ऊर्जा से मायोसिन हेड ने एक्टिन से जुड़कर क्या धकेला? एक्टिन तंतु को हेमलाइन की तरफ। उसके बाद एडीपी और फास्फेट दोनों वहां से निकल गए, और मायोसिन कहाँ चला गया है? विश्राम अवस्था में चला जाता है। एक नए एटीपी के बंधन से क्रम सेतु टूटते हैं, और जैसे एक नया एटीपी जुड़ा, किससे जुड़ा? मायोसिन तंतु से, फिर से मायोसिन तंतु एक्टिन से जुड़ना चालू कर देगा। मायोसिन शीर्ष एटीपी को अपघटित कर पेशी की ओर संकुचन के लिए क्रिया दोहराते हैं, किंतु तंत्रिका संवेगी के समाप्त हो जाने पर सार्कोप्लाज्मिक
रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम के अवशोषण से एक्टिन स्थल पुनः ढक जाते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें, एटीपी को अपघटित कर पेशी की ओर संकुचन के लिए क्रिया दोहराते हैं, किंतु तंत्रिका संवेग के समाप्त हो जाने पर, ध्यान रखना ये प्रक्रिया चलती रहती है। एटीपी जुड़ेगा मायोसिन हेड से, फिर टूटेगा, फिर मायोसिन एक्टिन को धकेलेगा, फिर वापस एटीपी जुड़ेगा, चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा जब तक कि क्या नहीं हो जाए, तंत्रिका संवेगी आवेग जो आया है मस्तिष्क से वो समाप्त नहीं हो जाए। जब यह आवेग समाप्त हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल समाप्त हो जाता है, हो जाने पर सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम के अवशोषण से ईआर जो है पुनः कैल्शियम का क्या कर लेगी, अवशोषण। जिस कैल्शियम को उसने कहाँ छोड़ा था, बाहर, उस कैल्शियम का पुनः क्या कर लेती है, अवशोषण। और एक्टिन के जो स्थल से पुनः ढक जाते हैं, ट्रोपोनिन पुनः ढक जाता है। अब एक्टिन मायोसिन से जुड़ने वाला नहीं है। इसके फलस्वरूप झेड रेखाएं अपने मूल स्थान पर वापस हो जाती है और झेड लाइन जो आई थी इसकी तरफ, एम लाइन की तरफ, वो वापस चली जाती है, अर्थात शिथिलन हो जाता है। इससे क्या होगा, शिथिलन। विभिन्न पेशियों में रेशों की प्रतिक्रिया अवधि में अंतर हो सकता है। रेशों की प्रतिक्रिया अवधि में अंतर होगा, मतलब पेशी संकुचन और शिथिलन का टाइम एक जैसा सभी में नहीं होगा, कम ज्यादा हो सकता है। इसीलिए कोई व्यक्ति जल्दी काम कर सकता है और कोई व्यक्ति आराम से काम करेगा, क्योंकि सबका समय एक जैसा नहीं। पेशियों के बार बार उत्तेजित होने पर उनमें ग्लाइकोजन के अवयवी विघटन से लैक्टिक अम्ल का क्या हो जाता है, जमाव। अगर पेशी में बार बार आपने काम किया तो हाथ की जो पेशियां हैं उनमें ग्लाइकोजन का अवयवी विघटन हो जाता है और उसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है। इसलिए आपका हाथ इतना भारी हो जाता है, ज्यादा काम कर लो, जैसे 1 क्विंटल का हो गया, उठने का नाम नहीं लेता। अगला पॉइंट देखें यहां से, ग्लाइकोजन के अवयवी विघटन से लैक्टिक अम्ल का जमा होने लगता है, जिससे थकान होती है। थकान होगी, हमारा पेशियां फटी हो जाएगी और पेशी में ऑक्सीजन भंडारित करने वाला लाल रंग का एक मायोग्लोबिन होता है। लाल रंग का मायोग्लोबिन होगा और कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती, जिससे वह लाल रंग की दिखाई देती है। ऐसी पेशियों को लाल पेशियां कहते हैं। रेड मसल्स फाइबर्स कहा जाता है, लाल पेशियां कहा जाता है, क्योंकि मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक और इनका रंग लाल, तो इन पेशियों का रंग भी क्या हो जाता है, लाल। और ऐसी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, जो एटीपी के निर्माण हेतु उनमें भंडारित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का उपयोग कर सकते। मतलब यहां पर चलेगा वायवीय श्वसन, इसलिए इन पेशियों को वायुजीवी पेशियां भी कहते हैं। वायुजीवी पेशियां जो कि वायविक श्वसन करती है ये पेशी। दूसरी तरफ कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, जिससे वे हल्के रंग की अथवा श्वेत प्रतीत होती, सफेद लगती है, क्योंकि मायोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। ये श्वेत पेशियां हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो अल्पसंख्यक होती है, लेकिन पेशी द्रव जालिका अत्यधिक मात्रा में होती है और ये अवायवीय विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती है। इन पेशियों में दो प्रकार की पेशियां देखिए, लाल पेशी और श्वेत पेशी। लाल पेशी में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक, क्योंकि मायोग्लोबिन की संख्या वायवीय शोषण करेगी। सफेद पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा कम, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम, क्या करेगी वो, अवायवीय शोषण करेगी। बस ये यहाँ बताया है। तो अगला ये टॉपिक तो हमारा समाप्त हो गया है। यहाँ का जो चित्र है एनसीईआरटी का, ये वाला चित्र,
तो अभी हमने समझा ये आई बैंड है, ये ए बैंड है, ये एच क्षेत्र, सारी चीजें एक ही डायग्राम में उन्होंने बता दी। ठीक है, अब ये जेड लाइन है। अब पेशी का शीतलन था, पेशी का संकुचन हुआ, दोनों जेड लाइन कहाँ आई है, पास पास। ये यहाँ बीच में आती है एम लाइन, यहाँ देखो जेड लाइन पास पास आई है और जेड जेड लाइन पास आई तो संकुचन हुआ पेशी। और अब अधिकतम संकुचन में देखो ये दोनों दोनों ओवरलैप कर गए हैं, एक्टिन तंतु एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए हैं, ओवरलैप। ये दो सार्कोमियर है, एक ये वाला सार्कोमियर और एक ये वाला सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमियर, दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमियर। तो जब अत्यधिक संकुचन होगा तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ए बैंड गायब हो गया यहाँ वाला एच जोन भी गायब हो गया। ये यहाँ पर देखो ये एच जोन था, ये एच जोन यहाँ आते गायब हो गया। यहाँ आई बैंड था इन दोनों के बीच में, अब देखो यहाँ आई बैंड छोटा हुआ और यहाँ आकर आई बैंड गायब हो गया। तो आपको ये याद रखना है, दो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब पेशी का अधिकतम संकुचन होगा तब एच जोन गायब हो जाएगा, नहीं बचेगा, और आई बैंड भी गायब हो जाएगा, नहीं बचेगा। बस इतना आपको याद रखना है। बाकी तो हम देख चुके हैं, 3 लोगों की लंबाई में परिवर्तन आएगा, छोटी होगी आई बैंड पेशी संकुचन में, आई बैंड एच जोन और सार्कोमियर। लेकिन अत्यधिक संकुचन में एच जोन गायब, आई बैंड गायब और सार्कोमियर सबसे छोटा हो जाए। पर ए बैंड की लंबाई में तीनों जगहों में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, वो वैसा का वैसा बना रहेगा। कौन, आई ए बैंड। बस यहीं से आपको समझना। ये टॉपिक हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है क्या, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। ये हमारा अगला टॉपिक होगा यहाँ से। तो अभी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, पेशी संकुचन का। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। हमारे अंदर जो 206 हड्डियां हैं उन्हीं का हम हिसाब किताब लगाने वाले हैं अगले लेक्चर। थैंक यू सभी को।